नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर से आपका स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल पर। प्रसंग में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। यह विषय है सुशासन या गुड गवर्नेंस। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा। सुशासन या गुड गवर्नेंस से तात्पर्य है सरकार को इस तरह से चलाना कि वो वांछित परिणाम दे सके। सुशासन के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं, जिनमें अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन, सदाचार आदि शामिल हैं। इसके विपरीत पारदर्शिता की कमी, जंगल राज, लोगों की भागीदारी का अभाव, भ्रष्टाचार आदि दुशासन के लक्षण हैं। शासन शब्द में सु उपसर्ग लग जाने से सुशासन शब्द का जन्म होता है। सु का अर्थ है अच्छा, इसलिए सुशासन हुआ अच्छा शासन। शासन में लोक कल्याण की भावना ही सुशासन का आधार है। भ्रष्टाचार एवं लाल फीताशाही से मुक्त स्मार्ट प्रशासन ही सुशासन है। स्मार्ट में एस से सिंपल, एम से मॉरल, ए से अकाउंटेबल, आर से रिस्पॉन्सिबल और टी से ट्रांसपेरेंट समझना चाहिए। भारत सरकार सुशासन पर बहुत जोर दे रही है। सरकार के प्रशासनिक सुधार मंत्रालय ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया है। इस दिन भारत सरकार देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में एक सुशासन इंडेक्स भी जारी करती है। भारत सरकार की देखा देखी राज्य सरकारें भी सुशासन की बात कर रही हैं। बिहार में तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुशासन बाबू ही कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में भी मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन का नारा चल रहा है। आइए नारों से आगे बढ़कर देखते हैं कि सुशासन में भारत की स्थिति वास्तव में कहां पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सुशासन की 8 विशेषताएं हैं। पहला, विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ। दूसरा, समानता एवं समावेशन या इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। तीसरा, भागीदारी या पार्टिसिपेशन। चौथा, अनुक्रियता या रेस्पॉन्सिवनेस। पांचवा, बहुमत मतैक्य या कॉन्सेंसस ओरिएंटेड। छठवां, प्रभावशील दक्षता या इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सातवां, पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी। आठवां, उत्तरदायित्व या अकाउंटेबिलिटी, और इसमें एक नवा निष्पक्ष आकलन या फेयर असेसमेंट भी जोड़ा जाता है। विश्व बैंक द्वारा 200 देशों के बारे में वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर जारी किए जाते हैं, जिनके 6 आधार हैं। लोगों की आवाज और सरकार की जवाबदेही या वॉइस ऑफ पीपल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, यह पहला आधार है। राजनीतिक स्थिरता और हिंसा तथा आतंक का अभाव, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ वायलेंस और टेररिज्म, ये दूसरा आधार है। तीसरा आधार है सरकार की प्रभावशीलता या गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस। चौथा आधार है नियामक गुणवत्ता या रेगुलेटरी क्वालिटी। पांचवा, कानून का राज या रूल ऑफ लॉ, और छठवां, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण या कंट्रोल ऑफ करप्शन। सबसे पहले वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी पर बात करते हैं। किसी देश की वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी का स्तर न केवल इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश के लोग अपनी सरकार चुनने के लिए कितने स्वतंत्र हैं, बल्कि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और संगठन की स्वतंत्रता भी शामिल है। विश्व बैंक के डेटा के अनुसार भारत 2016 में 61.57 परसेंटाइल पर था, जो 2023 में घटकर 51.47 परसेंटाइल पर पहुंच गया। इसका अर्थ है कि जिन 200 देशों का डेटा विश्व बैंक ने एकत्रित किया है, उनमें से केवल 51.47% देश ही भारत से खराब स्थिति में थे, जबकि 48.53% देश भारत से बेहतर स्थिति में हैं। आप देख सकते हैं कि वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी में प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार चुनने के अलावा अन्य प्रकार की आजादी भी शामिल है। ये स्वतंत्रताएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत सभी को प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। पहली है वाक और अभिव्यक्ति की आजादी।
दूसरी है शांतिपूर्ण सम्मेलन में शामिल होने की आज़ादी। तीसरी है संगठन या संघ बनाने की आज़ादी। चौथी है भारत के किसी भी हिस्से में आने जाने की आज़ादी। पांचवी है भारत के किसी भी हिस्से में रहने की आज़ादी। और छठवीं है व्यवसाय करने की आज़ादी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है। रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर्स या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है, जिसके अनुसार 2023 में भारत की रैंक 161वीं थी, जो 2024 में सुधरकर 159वीं हो गई है। लेकिन ऐसा भारत की स्थिति में सुधार के कारण नहीं, बल्कि अन्य देशों की रैंकिंग में गिरावट के कारण हुआ है। आज भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को केवल सरकार से ही खतरा नहीं है, बल्कि न्यूज़ चैनलों और अखबारों पर कॉरपोरेट के कब्जे से भी खतरा है। एनडीटीवी इसका सबसे नया उदाहरण है। इस बारे में एक व्यंग तो आपने सुना ही होगा कि पहले अखबार छप कर बिकते थे और अब बिककर छपते हैं। इस बारे में गोदी मीडिया एक बड़ा पॉपुलर शब्द हो गया है। इन खतरों के बीच पत्रकारिता की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए कुछ लोग YouTube के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार इन यूट्यूबर्स पर भी नकेल कसने की तैयारी कर रही है। आइए अब इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष इंक्लूसिवनेस इंडेक्स जारी की जाती है। वर्ष 2024 में 129 देशों की सूची में भारत का स्थान 117वां है। धार्मिक समता में भारत का स्थान इस सूची में अंतिम है। जेंडर में भारत का स्थान 121वां और निःशक्त जनों की समता में 108वां है। भारत के संविधान की प्रस्तावना समता और बंधुता की बात करती है। संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात कही गई है। परंतु क्या स्वतंत्रता प्राप्ति के 75 साल बाद भी हम ये कर पाने में सफल हुए हैं? आज भी हमारा समाज धर्म और जाति के आधार पर बंटा हुआ है। आज भी अमीर और गरीब को एक समान अवसर नहीं मिलते, स्त्री और पुरुष को एक समान अवसर नहीं मिलते और बड़ी संख्या में आज भी हमारे देश में पिछड़े और वंचित लोग रहते हैं। संविधान के अनुसार राज्य का कर्तव्य है कि देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, परंतु राज्य कई बार इसके विपरीत काम करता हुआ दिखता है। चाहे वो दुकानदारों के नामों की तख्तियां लगाने वाला आदेश हो या बुलडोजर न्याय हो, राज्य धर्म के आधार पर विभेद करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो इसे तो सुशासन नहीं कहा जा सकता। आइए अब हम भारत में विधि के शासन के बारे में या रूल ऑफ लॉ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। प्रजातंत्र में रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन ही सर्वोपरि है। कानून सबके लिए एक समान है और कानून के ऊपर कोई नहीं है। परंतु भारत में इसकी वास्तविक स्थिति क्या है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट नामक संस्था प्रतिवर्ष रूल ऑफ लॉ के संबंध में एक इंडेक्स जारी करती है। इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की रैंक 142 देशों में 79वीं थी। भ्रष्टाचार से मुक्ति में भारत की रैंक 97वीं है। मूल अधिकारों में 102वीं रैंक भारत की है। सिविल न्याय में 107वीं रैंक और क्रिमिनल न्याय की रैंक भारत के लिए 89वीं है। आप समझ ही सकते हैं कि भारत विश्व में बहुत अच्छे स्थान पर तो नहीं है। ये कहा जा सकता है कि ये इंडेक्स जारी करने वाली संस्थाएं भारत को नीचा दिखाने के लिए हमारी रैंक को कम करके दिखाती हैं, लेकिन हमारा अनुभव भी तो कुछ ऐसा ही है। भारत में न्याय व्यवस्था कैसी है ये तो हम सब जानते ही हैं। सिविल केस कई पीढ़ियों तक चलते हैं। हमारी जेलों में अंडर ट्रायल बंदियों की भरमार है। लोगों को वर्षों तक जमानत नहीं मिलती। मामूली प्रकरणों में गरीब लोग वर्षों तक जेलों में बंद रहते हैं। 31 दिसंबर 2022 की स्थिति में भारत में कुल 5,73,220 बंदियों में से 4,34,302 बंदी अंडर ट्रायल थे, जो कुल बंदियों की संख्या का 75.8% है। 76.33% महिला बंदी अंडर ट्रायल थी। 8.6% अंडर ट्रायल बंदी 3 वर्ष से अधिक समय तक जेलों में बंद थे। भारत में हर दशक में अंडर ट्रायल बंदियों की संख्या में 8.05% की वृद्धि हो रही है। हमारी न्याय प्रणाली बेहद खर्चीली है और आम लोगों की पहुंच से बाहर है। इसे भी सुशासन नहीं कहा जा सकता।
यदि हिंसा और आतंक की बात की जाए तो भारत का काफी बड़ा क्षेत्र अभी भी आतंक और हिंसा से प्रभावित है। मणिपुर की हिंसा के बारे में जितनी भी बात की जाए कम है। जम्मू और कश्मीर में भी आतंक पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। भारत के आदिवासी और वन क्षेत्रों में माओवाद की चुनौती अभी भी कायम है। यह भी सच है कि सरकार इन सभी क्षेत्रों में आतंक की चुनौतियों से निपटने के सारे प्रयास कर रही है और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इन सभी क्षेत्रों में जल्दी ही शांति कायम होगी। सरकार सुशासन पर इतना जोर दे रही है तो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जोर किन बातों पर है और उनमें सरकार को कितनी सफलता मिली है। सबसे अधिक जोर सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पूरी तरह से पहुंचाने में है। राजीव गांधी ने 1980 में कहा था कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के 1 रुपए में से केवल 15 पैसे ही हितग्राहियों तक पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की यह बात अक्सर अपने भाषणों में व्यंग्यात्मक लहजे से कहते हैं। उनका एक भाषण आप यहां देख सकते हैं। अब किसी प्रधानमंत्री को ये कहना नहीं पड़ेगा कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसा पहुंचते हैं। ये सच बात है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, जिसकी वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीमें अच्छी चल रही हैं। योजनाओं का पैसा लाभार्थियों के खाते में सीधे और तत्काल पहुंच रहा है। सरकार ने बहुत सी योजनाएं बनाई भी हैं जिनमें यह पैसा गरीबों को दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों को नए आवास के लिए पैसा सीधे उनके खाते में दिया जाता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब महाराष्ट्र में महिलाओं के खाते में प्रतिमाह धन देने की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में अनाज की सरकारी खरीद का पैसा किसानों के खाते में सीधा ट्रांसफर किया जा रहा है। इसी तरह की अन्य अनेक हितग्राही मूलक योजनाएं सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। सरकार इन योजनाओं को ही सुशासन की कुंजी मानती है और सुशासन के बारे में बात करते हुए सरकार इन्हीं योजनाओं की बात करती है। लेकिन हितग्राही मूलक योजनाएं चलाने मात्र से सुशासन नहीं आता। एक समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी ही इन योजनाओं को रेवड़ी बांटना कहते थे। आप उनके इस वीडियो में देख सकते हैं कि वे रेवड़ी कल्चर के विरोध में क्या कहते रहे हैं। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। ये दूसरी बात है कि चुनावी राजनीति की वास्तविकताओं ने भाजपा को भी रेवड़ी कल्चर का मुरीद बना दिया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना, छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना और धान का बोनस तथा महाराष्ट्र में लाड़की बहना योजना इसी के उदाहरण हैं। परंतु हमें यह तो समझना ही होगा कि मुफ्त की चीजें बांटने को ही सुशासन नहीं कहा जा सकता। दरअसल सुशासन तो तब कहा जाएगा जब मुफ्त की चीजों की जरूरत ही किसी को न रह जाए। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी सरकार को रोज आईना दिखा रही है और ये बता रही है कि देश के गरीबों के विकास की योजनाएं सफल नहीं हैं। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भले ही बन गया हो, लेकिन इस तिमाही में भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट 5.4% होकर पिछली 7 तिमाहियों में सबसे कम हो गया है। ये तब जब रिजर्व बैंक का अनुमान था कि इस वर्ष हमारे जीडीपी में 7% की बढ़त होगी। इस बारे में सीएनबीसी टीवी 18 पर एक खबर देखिए। State of the economy show we are analyzing the second quarter GDP numbers that are just published by the Ministry of Statistics, by the MOSPI. It's a shocker. At 5.4%, even the lowest respondent in our poll did not have a number lower than 6.3%. So, it's a good 1 percentage point lower than our lowest forecast. And if I were to tell you that the Reserve Bank began the year by expecting this quarter to have a growth of 7%, as recently as October 6th, in the previous monetary policy, the Reserve Bank maintained that we could see a 7% GDP growth in the July, August, September quarter. हमें यह भी समझना होगा कि केवल लाभार्थियों के खाते में धन पहुंचना ही भ्रष्टाचार का समापन नहीं है। लाभार्थी मूलक योजनाएं तो सरकारी खर्च का एक बहुत छोटा सा हिस्सा होती हैं। बड़ा भ्रष्टाचार सरकार और कॉरपोरेट के मेल से ही हो सकता है। भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्डों के बारे में जो निर्णय दिया है, उससे क्रोनी कैपिटलिज्म की चुनावों में भूमिका भी कुछ हद तक स्पष्ट हो गई है।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अनुसार 183 देशों में भारत भ्रष्टाचार में 93वें स्थान पर आता है। इस बारे में वायोन टीवी पर एक खबर भी देखिए। Of 69 points. India, on the other hand, ranked 93 with 39 points. The country's overall score remained largely unchanged. In 2023, India's score was 39, while in 2022, it was 40. माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुशासन की बहुत ही अच्छी परिभाषा बताई है, आप भी सुनिए। सुनवाई सबकी हो, सुविधा हर नागरिक तक पहुंचे, सुअवसर हर भारतीय को मिले, सुरक्षा हर देशवासी अनुभव करे और सुलभता सरकार के हर तंत्र को सुनिश्चित करनी है। हमारे लिए सुशासन का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। परंतु सत्य यह है कि सुशासन के मामले में भारत अभी दुनिया के विकसित देशों के मुकाबले बहुत पीछे है। केवल सुशासन दिवस मना लेने भर से सुशासन नहीं आएगा। सुशासन तभी आएगा जब सत्ता पर काबिज लोग सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के अनुरूप आचरण भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। शीघ्र ही फिर उपस्थित होऊंगा प्रसंग में किसी नए विषय पर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।